हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, मौत सामने। कंप्यूटर क्रांति ने आज जब हर छोटी बड़ी प्रौद्योगिकी को कंप्यूटराइज कर दिया है, तो फिर रक्षा प्रौद्योगिकी इस क्रांति से अछूती कैसे रह सकती है। इसलिए रक्षा प्रौद्योगिकी में भी कंप्यूटर प्रणाली का इस्तेमाल तेज़ी से हो रहा है। नाग, त्रिशूल, अग्नि जैसी मिसाइलें रक्षा प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर के इस्तेमाल के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन्हीं उदाहरणों में आज एक नया नाम भीम नामक इस टैंक का भी जुड़ने जा रहा है, जिसे मैंने वर्षों की मेहनत और लगन से बनाया है। इस टैंक को संचालित करने के लिए इसमें किसी आदमी के बैठने की आवश्यकता नहीं है। मिलिट्री हेडक्वार्टर में बैठे बैठे ही इसे दुश्मनों के बेड़े में खलबली मचाने भेजा जा सकता है। जो एम इसमें सेट किया जाए, ये उसका पीछा करके उसे ख़त्म करके ही दम लेगा। प्रोफेसर काली गात्रे, तेरी बातों में कितनी सच्चाई है और तेरे बनाए टैंक में कितना दम है, अभी इसकी परख हो जाती है। और ये परख करेगा प्रोग्रामर, और इसी के साथ प्रोग्रामर इसकी भी परख करेगा कि तेरा ये टैंक तुझ जैसे आदमी की लाश बिछा सकता है या नहीं। किसी को पता ही नहीं चला था कि यहाँ कीबोर्ड पर नाचती प्रोग्रामर नामक उस शख्स की उंगलियों ने टैंक के अंदर मौजूद कंप्यूटरों को ऑन करके क्या गज़ब ढाना शुरू कर दिया था। एम मोड, प्रोफेसर काली गात्रे। एम सेट एक अनर्थ होने के लिए अब पूरी तरह तैयार था, और अभी तक किसी को उसकी खबर नहीं थी। आपका यह आविष्कार भारत के दुश्मनों के होश उड़ा देगा। नेचुरली वह प्रोफेसर गात्रे के परखच्चे अभी उड़ाने जा रहा था, और अब ऐसा होने ही वाला था कि अचानक लपलपाई इंस्पेक्टर विनय नाम की वह बिजली। बचो! ओह नो! ये कैसे हुआ? मैंने तो उस टैंक को संचालित करने वाले प्रोग्राम को छेड़ा भी नहीं, फिर ये अपने आप चालू कैसे हो गया? मैं इसे अभी बंद करता हूँ। अरे, टैंक से जुड़ा कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा। क्या गड़बड़ हुई है इसमें? ओ, ये प्रोफेसर जीजा जा रहा है, टैंक का रुकदरी मर रहा है। यानी ये टैंक किसी और को नहीं, प्रोफेसर गात्रे को ही अपना निशाना बनाना चाहता है। ओह! विनय से बकरी की तरह मिमियाया प्रोफेसर गात्रे। इसका एम मैं हूँ इंस्पेक्टर, ये मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो इंस्पेक्टर। प्रोफेसर गात्रे का कहना सही है, इसलिए इसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसे यहाँ से निकाल दिया जाए, और इसके लिए एकदम सही रहेगी वह कार। बूम! फुर्ती से प्रोफेसर गात्रे को लेकर कार तक पहुंचा इंस्पेक्टर विनय। कार में बैठो जल्दी। प्रोफेसर गात्रे आंधी की तेजी से कार में घुसा और तूफान की गति से कार को चलाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। कार को आड़ी तिरछी भगाकर प्रोफेसर ने अच्छा किया, वरना टैंक से निकला एक गोला उसे अपना निशाना बना लेता। ओह नो! अचानक विस्मय से बढ़ती चली गई इंस्पेक्टर विनय की आंखें, सामने के इस हैरत अंगेज दृश्य को देखकर। टैंक तो प्रोफेसर गात्रे की कार के पीछे भागा जा रहा है। इसको तुरंत ही रोकना होगा, और उसके लिए मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा। एक तरफ को भाग खड़े हुए इंस्पेक्टर विनय की आंखों में चिंता के भाव थे, जबकि खुशी चमक रही थी प्रोग्रामर की आंखें। बेवकूफ़ प्रोफेसर, काश तूने अपने टैंक में एम का पीछा करके उसे नष्ट करने का प्रोग्राम न डाला होता, तो आज मौत यूँ तेरा पीछा न कर रही होती। अब देखें मौत से बचकर तू कब तक भागता है। पीछे पड़ी मौत से बचने के चक्कर में प्रोफेसर गात्रे आगे से आते उस विनाश को नहीं देख रहा था। परिणाम भीषण टक्कर कार को लगभग दोहरा करती चली गई, लेकिन टैंक का एम अभी भी जिंदा था, और अब टैंक को उसे निशाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। एम अब खुद नहीं बच सकता था, लेकिन किसी के द्वारा बचाया तो जा सकता था। बूम! परमाणु उसे बचाने आया था, और साथ ही उस टैंक को शांत करने भी आया था। इस टैंक के सभी प्रोग्राम अपने आप संचालित हो रहे हैं। प्रोफेसर बुरी तरह घायल हो चुका है, इसलिए टैंक के अंदर घुसकर उसे रोकने की सोचना बेकार है। अब तो इसे रोकने का एक ही रास्ता है कि मैं परमाणु छल्लों की बरसात करके उनकी हीट से टैंक की नाल को गर्म करूं, और इससे पहले वह गोला फेंक कर अगला प्रहार करे, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके टैंक की नाल में रस्सी की तरह गांठ लगा दूं। परमाणु टैंक को रोकने में सफल हो गया था, लेकिन जिसे बचाने के लिए उसने ये सब किया वह पहले ही इस दुनिया से कूच कर गया था। ओह, मैंने इसे टैंक से तो बचा लिया, लेकिन मौत से ना बचा पाया। लेकिन टैंक किसी के पीछे क्यों पड़ा था, जबकि यही टैंक का निर्माता है? और एकाएक टैंक के सभी कंट्रोल अपने आप चालू कैसे हो गए? एकाएक क्या गड़बड़ हो गई थी इनमें?
शायद इन सवालों का जवाब मुझे टैंक के अंदर पहुंचकर छानबीन करके मिल सके। टैंक के अंदर कंट्रोल पैनल के पास पहुंचते ही परमाणु के मस्तिष्क को तेज झटका लगा। ओ नहीं, टैंक के मुख्य कंट्रोलर कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रोफेसर कात्रे का इन बनाया चित्र नजर आ रहा है। इसका मतलब टैंक के कंट्रोलों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, बल्कि किसी ने इसके कंट्रोल से खेलकर प्रोफेसर गात्रे को अपना शिकार बनाया है। और ऐसा करने के लिए उसने निश्चय ही प्रोफेसर गात्रे के डीएनए को निशाना बनाया है। तभी टैंक सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर गात्रे के ही पीछे पड़ा था। लेकिन ऐसा किसी ने कैसे किया होगा? और वह है कौन? परमाणु जिसके बारे में सोच रहा था वह था प्रोग्रामर। गात्रे टैंक से मरा या एक्सीडेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा मकसद था सिर्फ उसे मारना। लेकिन सिर्फ गात्रे को मारकर ही मेरा मकसद पूरा हो गया हो। अभी तो ज़िंदा है उसके दो साथी, अभी तो उन्हें भी मेरे हाथों मरना है। आग भरी हुई थी प्रोग्रामर की आंखों में, और वह आग निश्चित ही प्रोफेसर गात्रे के साथियों को जलाना चाहती थी, जो इस समय प्रोफेसर गात्रे की लाश को लेने पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर के सामने मौजूद थे। मेरा नाम प्रोफेसर वसीम अकरम है और यह प्रोफेसर अजीत दतोड़े हैं। हम प्रोफेसर गात्रे के दोस्त हैं। उनका कोई रिश्तेदार तो है नहीं, इसलिए हम उनकी लाश को क्लेम करने आए हैं। आपके मित्र की मौत वैसे तो एक्सीडेंट में हुई है, लेकिन किसी ने उन्हें मारने के लिए उन्हीं का बनाया विशेष टैंक उनके पीछे दौड़ाया था। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा किसने किया होगा? नहीं, हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। क्या हम गात्रे की लाश देख सकते हैं? क्यों नहीं, लाश पास ही स्थित मॉर्ग में रखी है। मैं एक सिपाही को आपके साथ भेज देता हूँ, वह आपको लाश दिखा देगा। थैंक यू इंस्पेक्टर, आप सिपाही को भेज दीजिए। हम बाहर कार में उसका इंतज़ार कर रहे हैं। बातों के विषय को एकदम से बदल देना और उनका बाहर जाना ये साबित कर रहा है कि वो मेरे सवालों से बचना चाहते हैं। लेकिन वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? जय हिंद साहब, ये बच्चा बड़ी देर से आपसे मिलने की ज़िद कर रहा है। मैंने इसे भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये माने नहीं, तो मैं इसे आपके पास ले आया। ठीक है, इसे यहीं छोड़ दो और तुम बाहर कार में बैठे साहबों के साथ मॉर्ग चले जाओ। अच्छा साहब। सिपाही तुरंत ही वापस लौटा। उसके जाने के बाद इंस्पेक्टर विनय ने बच्चे को प्यार से अपने पास बुलाया। इधर आओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मुझसे क्यों मिलना चाहते हो तुम? मेरा नाम विशु है अंकल। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप मेरे पापा को ढूंढ दें, वे कहीं खो गए हैं। अगर आपके पापा सचमुच कहीं खो गए तो हम उन्हें ज़रूर ढूंढ कर लाएंगे। अच्छा बताओ, उनका नाम क्या है? अनिल चोपड़ा। मम्मी उन्हें ढूंढते ढूंढते बीमार पड़ गई हैं, इसलिए मैं मम्मी को बिना बताए पापा को ढूंढने निकला हूँ। मेरे पास पापा का फ़ोटो भी है, ये लीजिए। गुड, इससे तो हमें तुम्हारे पापा को ढूंढने में बहुत मदद मिलेगी। देखो विशु, मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिख लेता हूँ, अब तुम घर जाओ। हम तुम्हारे पापा को जल्दी ही ढूंढकर तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर अंकल, लेकिन जाने से पहले एक बात पूछूं, आप परमाणु अंकल का पता जानते हैं? नहीं, लेकिन तुम्हें परमाणु अंकल से क्या काम है? मैंने उनसे भी अपने पापा को ढूंढने की रिक्वेस्ट करनी थी। चलो अब जाने दीजिए, परमाणु अंकल को मैं खुद ही ढूंढ लूँगा। बेचारा मासूम बच्चा अपने पापा को ढूंढने के लिए परेशान है। मैं खुद उसे ढूंढूंगा, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर गात्रे से संबंधित कागजात पूरे कर लूँ, ताकि उसकी लाश को उसके दोस्तों के सुपुर्द कर सकूँ। जल्दी ही उनमें से एक खुद लाश बनने वाला था। प्रोफेसर वसीम अकरम, तेरी किस्मत चाहती है कि सबसे पहले मौत करने वाला तू बने। तभी तो उसने तुझे मजबूर किया है कि तू अपने आविष्कार ऑटो ड्राइव फाइटर प्लेन की टेस्ट फ्लाइट करे। प्रोफेसर गात्रे तेरा स्वचालित लड़ाकू विमान ही तेरी ज़िंदगी को ले उड़ेगा वसीम। दिल्ली छावनी में स्थित मिलिट्री एयरबेस, वह स्थान जहाँ के रनवे पर दौड़कर हवा में परवास करते हैं वो विमान जो लड़ाई हो या शांति हर समय देश की रक्षा में तत्पर रहते हैं। आज भी इस रनवे से एक अति आधुनिक लड़ाकू विमान उड़ने की तैयार है, जिसका नाम है बजरंग बली। यही नाम दिया है मैंने सामने खड़े अपने उस शाहकार को, जो भारतीय वायुसेना की उपलब्धियों में चार चांद लगा देगा। मेरे उस शाहकार में सैकड़ों खूबियाँ भरी हुई हैं। वह ऑटो डाइव है। उसे न सिर्फ इस कंट्रोल टावर से कुछ स्विचों के इस्तेमाल से जहाँ चाहे जैसे चाहे उड़ाकर दुश्मनों के क्षेत्र में भेजकर दुश्मनों की जासूसी की जा सकती है, बल्कि उन पर बम वर्षा करके उनके हौसलों को पस्त भी किया जा सकता है। इस फाइटर प्लेन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सिर्फ एक वॉशिंग मशीन के चलने जितनी आवाज़ करता है। अत्यंत संवेदनशील, वार से भी बच सकता है। ग्रेट, मार्वलस, थैंक यू। लेकिन असली 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 तारीफ का हकदार तो मैं तब बनूंगा जब अपने उस शाहकार को आकाश में उड़ाऊंगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अपने अपने दिल थाम लीजिए, क्योंकि मैं बजरंग बली को उड़ाने जा रहा हूँ।
सफलता के नशे में डूबे प्रोफेसर वसीम अकरम ने एक साथ कई स्विच दबा दिए। इसी के साथ बजरंगबली तूफान की गति से रनवे पर दौड़ पड़ा। फिर कुछ ही पलों बाद आकाश की ऊंचाइयां नाप रहा था वह अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, जिसे देखकर शैतान की तरह चमकने लगी प्रोग्रामर की आंखें। पूरी तरह कंप्यूटराइज ये फ्लाइट प्लेन उड़ा तो तेरी मर्ज़ी से वसीम अकरम, लेकिन अब ये उतरेगा मेरी मर्ज़ी से। और मेरी मर्ज़ी यह है कि उतरते समय उस टावर से टकराए जिसमें तू मौजूद है। अपने कंप्यूटर की कीज़ पर खेली प्रोग्रामर की उंगलियों ने सारे खेल को एक नया मोड़ दे दिया। और वह मोड़ नया होने के साथ साथ भयानक भी था। ओ माय गॉड, ये क्या? प्लेन के सारे कंट्रोल फेल हो गए हैं। प्लेन काबू से बाहर हो गया है और अब वो इधर टावर की ओर टावर की तरफ ही उड़ता आ रहा है। कंप्यूटर पर नज़र आते दृश्य से उसकी निगाहें जब वास्तविक दृश्य पर पड़ी तो वह ऐसे चीखा जैसे हलाल होते समय बकरा चीखता है, नहीं। और वह ऐसे चीखता भी क्यों ना, उसकी आंखों को मौत सामने जो दिखाई दे रही थी, जूम, उस फाइटर प्लेन के रूप में जिसका निर्माण उसने खुद अपने हाथों से किया था। लेकिन वह मौत उस तक पहुंच पाती उससे पहले ही आ पहुंचा वह परमाणु रस्सियों का, जिसने प्लेन को टावर से पहले ही एक झटके से रोक दिया। और परमाणु रस्सियों के उस ढेर की सहायता से प्लेन को रोकने वाला वह आकाशवीर था। परमाणु एक बार फिर रोड़ा बनने मेरे रास्ते में आ गया। लेकिन परमाणु जैसे पहले प्रोफेसर कात्रे को मरने से नहीं बचा पाया, वैसे ये प्रोफेसर अकरम को नहीं बचा पाएगा। पर मैं ऐसा आराम से कर सकूँ इसके लिए ज़रूरी ये है कि परमाणु उस फाइटर प्लेन के साथ ही उलझा रहे। इधर प्रोग्रामर ने एक साथ कई स्विच दबाए और इधर परमाणु के सामने खड़ी हो गई मुसीबत। उफ, प्लेन के इंजन एकाएक बंद हो गए। अब तक जो प्लेन तेज़ी से उड़ रहा था वह रेत के ढेर की तरह गिर रहा है। मुझे इसे संभालना होगा वरना ये नीचे गिरकर भारी नुकसान कर देगा। परमाणु के एक नई समस्या ने जकड़ लिया था, जबकि प्रोफेसर वसीम अकरम को मौत जकड़ने जा रही थी। परमाणु ने मुझे बचा लिया। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहरूंगा। टावर से नीचे जाने के लिए गोली की तरह लिफ्ट में दाखिल हुआ प्रोफेसर अकरम। क्या जानता था कि किसी को इसी घड़ी का इंतज़ार था। तेरी किस्मत तुझे मौत के मुंह में ले जाने के लिए बेताब है प्रोफेसर अकरम। अगर ऐसा ना होता तो नीचे जाने के लिए तो उस कंप्यूटराइज लिफ्ट में सवार ना होता, जिसके प्रोग्राम को प्रोग्रामर पलक झपकते ही कॉपी करके उसे अपनी मर्ज़ी से चला सकता है। और अब ये प्रोग्रामर की मर्ज़ी है कि लिफ्ट चींटी की तरह रेंग कर नीचे पहुँचे या जेट की तेज़ी से। नहीं! भड़ाक! ज़मीन से टकराई लिफ्ट की आवाज़ ने प्लेन को सुरक्षित रनवे पर उतारते परमाणु को बुरी तरह चौंकाया। ओह, जिस दुर्घटना को मैं बचाना चाहता था लगता है वह घट चुकी है। मुझे देखना चाहिए। उफ, आखिर उस हत्यारे ने प्रोफेसर वसीम अकरम को अपना निशाना बना ही लिया। लेकिन ऐसा वो तभी कर पाया होगा जब वह यहीं आसपास ही मौजूद होगा। इतनी देर में मैं ऐसे निकल नहीं सकता, मुझे उसे ढूंढना होगा। परमाणु की बात सी निगाहें वहाँ चप्पे चप्पे पर फिरने लगीं। आखिर उसे सफलता मिली। वह रहा हैंगर की छत पर। इस समय वह यहाँ से भागने की फिराक में है। धड़ाक! लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। उफ! प्रोग्रामर ने समझने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। परमाणु आखिर तुम मुझ तक पहुँच ही गया। पहुँचना ही था, क्योंकि तुझे जेल पहुँचाने का शुभ काम मैंने अपने हाथों से करना है। उफ! मुझे अफसोस है तू ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरा स्कैनर बता रहा है कि तेरी सभी पावर कंप्यूटर चिप पर आधारित है। और जिनके साथ ऐसा होता है वे खुद नहीं प्रोग्रामर की उंगलियों के इशारे पर नाचते हैं, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को अपने कब्जे में ले लेना प्रोग्रामर के बाएं हाथ का खेल है। अरे! अचानक परमाणु के शरीर को एक झटका लगा और दूसरे ही पल, क्या हुआ परमाणु? मेरे इर्द गिर्द चक्कर क्यों काटने लगा? अरे भाई, मैं कोई सूर्य थोड़ी ना हूँ जो तू मेरी परिक्रमा कर रहा है, इसलिए रुक जा। था आओ! प्रोग्रामर ने एक स्विच दबाते ही परमाणु औंधे मुंह नीचे आ गिरा। काफ़ी चोट लगी लगती है। काश तू छोटा होता तो तुझे इतनी चोट नहीं लगती। चल, तुझे छोटा कर देता हूँ। ओह, मेरी बेल्ट की हर पावर को उसने कंट्रोल कर लिया है। बेल्ट पर लगा कोई भी स्विच काम नहीं कर रहा, जबकि उसके कंप्यूटर के स्विचों की मदद से वे ही काम कर रहे हैं जैसे चार। ओह, अब वह मुझे ट्रांसमिट कर रहा है। ऐसा करता हूँ, तुझे यहाँ से ट्रांसमिट करके गटर में भेज देता हूँ। नहीं, अगर मैंने तुझे गटर में भेज दिया तो मैं ये कैसे देखूँगा कि एक आदमी रनवे पर प्लेन की तरह दौड़ता हुआ कैसा लगता है?
ओह, प्रोग्रामर मेरे शरीर को रनवे पर दौड़ा रहा है और मैं अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी बेल्ट की सारी पावर उसके कब्ज़े में है। मुझे प्रोबोट की सहायता लेनी चाहिए। प्रोबोट, प्रोबोट, तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? यस, मैं तुम्हें देख भी रहा हूँ। मैं यहाँ से अपनी बेल्ट के सभी फंक्शन बंद कर रहा हूँ। मेरे सभी फंक्शन अपने चार्ज में लो। ओके। प्रोबोट और प्रोफेसर साहब में यही फ़र्क है कि प्रोबोट तभी सहायता करता है जब उससे मांगी जाए, जबकि प्रोफेसर साहब मुझे मुसीबत में देखकर खुद ब खुद सक्रिय हो जाते थे। रोबोट के रोबोट के परमाणु की सारी पावर अपने हाथ में लेते ही परमाणु में आया वह परिवर्तन। ओह, रनवे से घसीट कर उड़ता मेरा शरीर ऊपर उठ रहा है और साथ ही सामान्य भी हो रहा है। इसका मतलब मेरा कंट्रोल प्रोग्रामर के हाथ में नहीं है। अब इसकी खैर नहीं। उफ, ये क्या हुआ? इसकी पावर रिलीज़ कैसे हो गई? क्या मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया? नहीं, ये सब ठीक ठाक है। उसकी बेल्ट को कहीं और से पावर मिल रही है। मुझे उसकी बेल्ट को संचालित करने वाली उस पावर को भी अपने काबू में करना होगा। मेरा सुपर कंप्यूटर उस पावर को पकड़ तो रहा है, लेकिन उस पर काबू पाने में सफल नहीं हो पा रहा है। हाँ, अपने सुपर कंप्यूटर में सुधार करके मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर पाऊँ, परमाणु मुझे इतना समय नहीं देगा। सचमुच परमाणु ने उसे संभलने का अवसर नहीं दिया। मेरी पावर चुरा कर तूने समझा था कि तूने परमाणु को हरा दिया, क्यों? तेरी पावर चुरा कर सच में मैंने बड़ी भूल की थी परमाणु। ले, तेरी पावर को रिलीज़ करके मैं अपनी इस भूल को सुधार रहा हूँ। प्रोग्रामर ने परमाणु की पावर रिलीज़ करने वाला स्विच दबा दिया और पावर रिलीज़ होते ही जो हुआ उसकी परमाणु ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। ओ माय गॉड, ये मेरे साथ क्या हुआ? मैं एकाएक तूफान की सी तेज़ी से कैसे उड़ने लगा? जैसे ही मैंने तेरी पहले वाली पावर को रिलीज़ किया, वैसे ही वह पावर इस समय तेरी बेल्ट में मौजूद पावर से क्रिया कर दुगनी हो गई। तभी तू रॉकेट की गति से उड़ रहा है। लेकिन ये बात जब तक तेरी समझ में आएगी तब तक तू यमराज के दरबार में पहुंच चुका होगा, क्योंकि मैं तेरे प्राण हरने उस यमदूत को भेज रहा हूँ, जो इस फाइटर प्लेन के रूप में है। प्रोग्रामर द्वारा संचालित किया गया ज़मीन पर भागता हुआ यमदूत कुछ पलों बाद ही हवा में नजर आया, परमाणु के प्राण हरने के लिए एकदम तैयार। उफ, इस फाइटर प्लेन को प्रोग्रामर ने मुझे मौत देने के उद्देश्य से ही उड़ाया है और अपने नापाक उद्देश्य में वह सफल भी हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने अनियंत्रित उड़ते शरीर को लाख चाहकर भी उसके सामने से नहीं हटा पा रहा हूँ। हजारों बार मौत का सामना कर उससे बच निकलने वाला वाले परमाणु के चेहरे पर इस समय जो भाव थे वे स्पष्ट बता रहे थे कि उसके पास मौत के उस दूत से बचने का कोई रास्ता नहीं था। उससे कुछ हजार फीट की दूरी पर मौजूद था और जिस गति से वे दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, उसके रहते कुछ हजार फीट की वह दूरी कुछ ही सेकंडों में पूरी हो जानी थी। सुपर स्पीड से उड़ता हुआ फाइटर प्लेन अब जल्दी मेरे अनियंत्रित शरीर से टकराकर उसके पर कच्चे उड़ा देगा, लेकिन ऐसा होने में अभी कुछ सेकंड बाकी हैं। इन कुछ सेकंडों में मैं अनियंत्रित उड़ते अपने शरीर के बल पर प्लेन से बचने की तो नहीं सोच सकता, लेकिन इतना ज़रूर सोच सकता हूँ कि आखिर क्या कारण है कि मेरा शरीर अनियंत्रित उड़ा जा रहा है, तब जबकि प्रोग्रामर मेरी बेल्ट की पावर को रिलीज़ करके जा चुका है। यानी अब मेरा कंट्रोल प्रोग्रामर के हाथ में नहीं है। तो फिर मैं अपने शरीर को नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों मैं ना चाहते हुए फाइटर प्लेन रूपी मौत के उस यमदूत की तरफ उड़ा जा रहा हूँ? क्योंकि खोज में तेज़ी से दौड़ा परमाणु का दिमाग उस समय सनसना कर रह गया जब कारण उसकी समझ में आया। ओह माय गॉड, ये बात तो मेरी समझ में पहले ही आ जानी चाहिए थी कि जिस समय प्रोग्रामर मेरी बेल्ट की पावर को अपने कब्जे में करके मुझे कठपुतली की तरह नचा रहा था, तो मैंने अपनी बेल्ट की पावर को बंद करके प्रोबोट से पावर हासिल की थी। लेकिन जाते जाते प्रोग्रामर मेरी पहले वाली पावर रिलीज़ कर गया था। इसका सीधा सा अर्थ है कि इस समय मेरी बेल्ट के यंत्रों में डबल पावर प्रवाहित हो रही है और उस डबल पावर की वजह से मैं अनियंत्रित होकर उस मौत की तरफ बढ़ रहा हूँ। और अगर मुझे उससे बचना है तो बिना कोई छड़कमाए प्रोबोट से कहना होगा कि प्रोबोट, जो पावर तुम मुझे दे रहे हो उसे बंद करो जल्दी। ओके। पलक झपकते ही परमाणु के शरीर को एक झटका लगा। परमाणु का शरीर तुरंत नियंत्रण में आया, लेकिन मौत अभी भी उसकी तरफ बढ़ रही थी। नियंत्रित परमाणु का मौत ने क्या बिगाड़ना था? अब तो वह आराम से ट्रांसमिट हो सकता था और उस मौत से निपट सकता था। एक बार फिर मेरी तरफ आ रहे यानी प्रोग्रामर इसके कंप्यूटराइज में यह प्रोग्राम सेट करके गया है कि जब तक ये मुझसे ना टकरा जाए तब तक मेरे पीछे लगा रहे। इससे अब पीछा छुड़ाने का एक ही उपाय है, भड़ाम इसका नाश। परमाणु की छाती से निकले परमाणु छल्ले ने उस फाइटर प्लेन को नष्ट कर दिया। अब परमाणु ने चैन की सांस ली। मौत से बाल बाल बचा मैं, और यह हुआ प्रोबोट की वजह से। अगर उनकी जगह प्रोफेसर खुद होते तो ऐसी स्थिति हरगिज़ नहीं आती। वे पहले ही सभी कुछ संभाल लेते, लेकिन इसमें उस बेचारे प्रोबोट का भी क्या कसूर?
वह तो प्रोफेसर का प्रतिरूप है। कंप्यूटराइज मशीन है, जो उसे निर्देश दिए जाते हैं वह वही करता है। उसमें इंसान की तरह दिमाग नहीं है जो वो सोच समझकर काम करे। ये वह समस्या है जिसका कोई हल तक नहीं निकल सकता जब तक प्रोफेसर अच्छे होकर अस्पताल से वापस नहीं आ जाते। इसलिए मुझे उसके बारे में सोचना छोड़कर ये सोचना है कि आखिर प्रोग्रामर इन पहुंचे हुए वैज्ञानिकों की हत्या क्यों कर रहा है। क्या मकसद है उसका। ओह, प्रोफेसर वसीम अकरम नामक जिस वैज्ञानिक की हत्या प्रोग्रामर ने की है, एक दिन पहले वो अपने एक साथी प्रोफेसर गात्रे की लाश को क्लेम करने आया था, जिसे शायद प्रोग्रामर नहीं मारा था। तभी प्रोग्रामर द्वारा जो दो वैज्ञानिक मारे गए हैं वे आपस में घनिष्ठ मित्र थे। ओह, मुझे इसमें कोई बड़ा रहस्य नज़र आ रहा है, और वह रहस्य क्या है यह जानने के लिए मुझे उन दो मृत वैज्ञानिकों के तीसरे साथी से मिलना होगा जो अभी भी जीवित है। दो मृतकों का जीवित बचा तीसरा साथी प्रोफेसर दतोड़े। ये मैं क्या सुन रहा हूँ प्रोफेसर दतोड़े। आपने जो सुना वह सही है सर। मैं अपने आविष्कार सैटेलाइट लेज़र रे प्रोग्राम की टेस्टिंग नहीं करूँगा। मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ, और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि अपने दो साथियों की तरह मैं भी प्रोग्रामर के हाथों मरना नहीं चाहता। आपका डर सही है प्रोफेसर दतोड़े, लेकिन इसके लिए आपको रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी टेस्टिंग कीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका बाल विवाह का नहीं होगा। ओह परमाणु, थैंक यू परमाणु, जो तुम ऐसे समय प्रोफेसर दतोड़े का हौसला बढ़ाने आए। आप मुझ पर भरोसा करके मुझे ये बताइए कि प्रोग्रामर की आपसे क्या दुश्मनी है, क्यों मारना चाहता है वह आपको, और वह है कौन। उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, इसकी मेरी गारंटी। शायद प्रोफेसर दतोड़े मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। ये मामला क्या है ये तो मैं पता लगा ही लूँगा। फ़िलहाल फ़िलहाल साई की तरफ प्रोफेसर के पीछे लगे रहना है, लाख चाह कर भी अपने इरादे में सफल ना हो पाए। प्रोग्रामर प्रोग्रामर परमाणु ने खुद बचकर अब प्रोफेसर दतोड़े को बचाने का ठेका तो लिया ही है, साथ ही उसकी टेस्टिंग भी अपनी निगरानी में करवा रहा है। यानी प्रोफेसर दतोड़े को मौत देने के लिए मुझे एक बार फिर परमाणु से टकराना होगा। मुझे इस टकराव की तैयारी करनी होगी। परमाणु को दिखाना होगा कि वह और उसकी सहायता करने वाली बैकअप यूनिट लाख कोशिश कर ले, मगर उस कमीने प्रोफेसर दतोड़े को मेरे हाथों मरने से नहीं बचा सकते। उस दिन, जिस दिन वह करेगा अपने सैटेलाइट लेज़र प्रोग्राम की टेस्टिंग। मेरे इस आविष्कार को भविष्य का रक्षक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भविष्य में अगर हमारे देश को किसी चीज़ से खतरा होगा तो वो होगी वह स्टार पावर, जिसमें हमारे बड़े बड़े दुश्मन देश हम पर विध्वंसकारी लेज़र किरणों की वर्षा करके हमें तबाह करना चाहेंगे। वे लेज़र किरणें इतनी अधिक घातक होंगी कि उनमें कुछ ही देर में सारे भारत को ख़त्म करने की क्षमता होगी। ये तथ्य रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं। मेरे इस आविष्कार स्टार वार के दौरान चला कोई भी लेज़र किरणें धरती पर नहीं पहुंचेगी। मेरा यह आविष्कार सैटेलाइट की मदद से उन्हें न सिर्फ वहीं ख़त्म कर देगा, बल्कि उसका रुख दुश्मन देश की तरफ मोड़ देगा, जहां से उन किरणों को छोड़ा जाएगा। मैं अभी टेस्टिंग करके देखता हूँ। तुरंत ही प्रोफेसर दतोड़ी की उंगलियां कीबोर्ड पर नाच उठी। अगले ही पल कई लेज़र किरणें धरती की तरफ बढ़ी। इस स्क्रीन पर घातक किरणों को मेरी तरफ बढ़ते देख रहे हैं, फिर धरती की तरफ बढ़ते देख रहे हैं। देखिए मैं कैसे उनको बदल कर उन्हें वहीं भेजता हूँ जहाँ से वे किरणें छूटी थी। ओह नो! अचानक चमक की जगह आतंक की कालिक से पुतता चला गया प्रोफेसर दतोड़े का चेहरा। कारण था उन घातक किरणों का कहीं और मुड़ जाना, और ऐसा प्रोफेसर दतोड़े के लिए दतोड़े के किए से नहीं, प्रोग्रामर के किए से हुआ था। परमाणु की बातों में आ या आ ये टेस्टिंग करके तूने अच्छा नहीं किया दतोड़े। अब देखने वालों को उन घातक लेज़र किरणों से तेरा विनाश होता ही दिखेगा, क्योंकि प्रोग्रामर ने तुझे प्रोग्रामर ने तुझे बना दिया है उन किरणों का निशाना। ओह नहीं, वे लेज़र किरणें तो मेरी तरफ बढ़ी आ रही हैं। अब मैं नहीं बचूंगा। भड़ाम! मैंने आपको कुछ ना होने देने की गारंटी दी है प्रोफेसर, और मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। परमाणु, वाह, आखिर इसे भी तू बचाने आ ही पहुंचा। लेकिन अफसोस, जैसे तू पहले दो को नहीं बचाया वैसे ही इसे भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि प्रोग्रामर प्रोफेसर दतोड़े के सारे प्रोग्राम पर कब्जा करके घातक लेज़र किरणों की ऐसी बारिश करेगा कि न तू बच पाएगा और न प्रोफेसर दतोड़े। उफ! किरणें तेज़ी से बरसने लगी हैं, और ये सब प्रोग्रामर की वजह से हो रहा है। मुझे उसे रोकना होगा।
लेकिन उससे पहले प्रोफेसर ततोड़े को सुरक्षित करना होगा ताकि इस बार प्रोग्रामर मौके का फ़ायदा न उठा सके। परमाणु ने तुरंत ही अपनी बेल्ट से टंगा बैग उतारकर उसमें से एक सूट निकाला और फुर्ती से प्रोफेसर ततोड़े को पहनाकर, ये क्या है? एक विशेष सूट जिस पर लेज़र किरणों की यह बरसात व्यर्थ है। यह आपको किरणों के इस हमले से सुरक्षित रखेगा। मैं जानता था ऐसी किसी भी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए प्रोबोट की मदद से यह विशेष सूट बनवाया। इस सूट से मैं प्रोफेसर ततोड़े को सुरक्षित करके अपने शिकार की खोज में बढ़ सकूंगा। घबराना नहीं प्रोफेसर, अब आपको लेज़र किरणों की उस बारिश से कुछ नहीं होने वाला। ज़मीन छोड़ते हुए परमाणु ने रोबोट को दिया वह निर्देश। आकाश से बरसने वाली लेज़र किरणें कहाँ संचालित हो रही हैं, बताओ मुझे। ओके परमाणु, किरणों की इतनी बारिश करूँगा। दूर नहीं था लेज़र किरणों को संचालित करने वाला। वाह, ये विशेष सूट पहनाकर परमाणु ने प्रोफेसर ततोड़े को बचाने की अच्छी कोशिश की है, लेकिन अपनी इस कोशिश में वो सफल नहीं हो पाएगा क्योंकि किरणों की इतनी बारिश करूँगा मैं प्रोफेसर ततोड़े पर जो जल्दी उसके शरीर पर मौजूद सूट को पिघला देगी। तू ऐसा कर सकता है प्रोग्रामर, लेकिन अफसोस ऐसा करने के लिए अब तेरे पास समय नहीं है। धड़ाक! उफ परमाणु, आखिर तूने मुझे ढूंढ ही लिया। ढूंढ नहीं था क्योंकि परमाणु की दिल्ली के चप्पे चप्पे को परमाणु की आंखें दिल्ली के चप्पे चप्पे को देखती रहती हैं। था ऐसा है तो आज के बाद यह आँख कुछ नहीं देख पाएगी। इन लेज़र किरणों का रास्ता बदल कर अच्छा हुआ इसने इन किरणों का निशाना बदल दिया। अब इनसे प्रोफेसर ततोड़े को कोई खतरा नहीं। रही मेरी बात तो मैं इन किरणों को आसानी से मात दे सकता हूँ और साथ ही सोच सकता हूँ कि प्रोग्रामर नामक इस शैतान का दिमाग कैसे ठिकाना लगाया जाए। लेकिन अभी मुझे इसके एक और हमले से बचने के लिए रोबोट को निर्देश देने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि यह अभी भी मेरी सारी पावर को अपने कब्जे में ले लेगा। लेकिन इस बार मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि वह पहले की तरह मेरी पावर को डबल करके मुझसे खेल ना खेले। ओह, उसने मेरी बेल्ट की पावर को अपने काबू में ले लिया। प्रोग्रामर ने जैसे ही परमाणु की बेल्ट की पावर पर काबू करके उसे अपने इशारे पर नचाना चाहा, वैसे ही परमाणु ने प्रोबोट को निर्देश देकर अपने आप को प्रोबोट से मिलने वाली पावर के हवाले कर दिया। और जैसे ही ऐसा हुआ, वैसे ही प्रोग्रामर की आंखों में भरी शैतानी चमक और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई। हा 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 हा, मैं इसी इंतज़ार में था परमाणु की तू कब अपनी बैकअप पावर का इस्तेमाल करे और मैं कब उस पावर को अपनी पिछली हार का बदला लूँ, क्योंकि अब मैंने अपने सुपर कंप्यूटर में थोड़ा सा फेर बदल करके उसे इस लायक बना दिया है कि वह तेरी इस बैकअप पावर के प्रोग्राम को पकड़ ले और फिर मैं तेरी बेल्ट की पावर की तरह उस पावर पर भी काबू पाकर तुझे ऐसे नचाऊं जैसे चक्कर गिन्नी नाचती है। हा 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 हा। उफ, मेरी बेल्ट तक पहुंचने वाली प्रोबोट की पावर पर भी प्रोग्रामर ने अपना अधिकार जमा लिया, जिसकी मदद से वह मुझे छोटा कर रहा है। अरे, इसने सिर्फ मेरा शरीर ही छोटा किया है, मेरा सिर तो पहले जितना ही बड़ा है। उफ, हा हा हा। प्रोफेसर ततोड़े को मौत ना दे पाने की जो खींच मुझ पर सवार थी वह तेरे साथ खेलने से दूर हो गई परमाणु। दतोड़े को तो मैं कभी भी अपना निशाना बना लूँगा। फिलहाल मैं तेरे साथ खेलकर तुझे मौत के घाट उतारूंगा। उफ, अब इसमें मेरे दोनों हाथों को सामान्य कर दिया है, जबकि मेरा शरीर अभी भी छोटा है। ओह, ये मुझे ट्रांसमिट कर रहा है। ओह, हा 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 हा। मेरे हाथों को छुड़ाकर इसने मेरा सारा शरीर ट्रांसमिट किए कर दिया है। उफ, इसके खेल धीरे धीरे भयानक होते जा रहे हैं। ये किसी भी समय मुझे एक ही झटके में ख़त्म कर सकता है। अब अगर मुझे खुद को इससे बचाना है तो मुझे कम से कम एक पावर को इससे आज़ाद करवाना होगा। लेकिन कैसे? एक मिनट, इसने अभी कहा था कि मेरी बैकअप पावर को अपने कब्जे में करने के लिए ये अपने कंप्यूटर में कोई तैयारी करके आया है। वह तैयारी ही इसके कंप्यूटर यंत्र होगा जो पहले वहाँ नहीं था। अगर किसी तरह उसको नष्ट कर पाऊँ तो शायद अपनी वाली पावर को इसके आज़ाद करवाने में सफल हो जाऊं। और ऐसा करने का मौका मेरे पास अभी है, क्योंकि अगर इसने पूरी तरह ट्रांसमिट कर लिया तो फिर मुझे इस यंत्र को झपटने का मौका नहीं मिलेगा। अरे, परमाणु के हाथ ने एक झटके से प्रोग्रामर के कंप्यूटर में लगे उस यंत्र को खींच लिया। इसी के साथ परमाणु अपने सामान्य रूप में आ गया। ओह शुक्र है, मेरी एक पावर शैतान के पंजे से रिलीज़ हुई। इससे पहले यह किसी तरह दूसरी बार इस पावर पर कब्जा कर ले, मुझे प्रोबोट को निर्देश देना चाहिए कि मैं तुम्हारी रेंज में हूँ प्रोबोट, मुझे ट्रांसमिट कर लो। तुरंत ही परमाणु का ट्रांसमिट होना था कि हलक फाड़ कर हंसा प्रोफेसर। हा 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 हा।
मेरे एक छोटे से यंत्र को तोड़कर अगर तूने ये समझ लिया कि तूने प्रोग्रामर को मात दे दी तो ये तेरी भूल है परमाणु। वास्तविकता यह है कि उस यंत्र के टूट जाने से मेरा सुपर कंप्यूटर कमज़ोर तो हो गया था, लेकिन इतना नहीं कि तू उससे बचकर भाग जाता। तुझे तो मैंने जानबूझकर भागने का मौका दिया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि तेरी बैकअप पावर को अपने वश में करने से कुछ नहीं होगा। असली फ़ायदा तो तब होगा जब तेरी बैकअप यूनिट को मैं ख़त्म कर दूंगा। और उस बैकअप पावर यूनिट के सही स्थान का पता लगाने के लिए मैंने तुझे अपनी बैकअप पावर को आज़ाद करा लेने का मौका दिया। अपनी उस पावर की मदद से जो ट्रांसमिट होकर निसंदेह उसी यूनिट तक पहुंचा होगा। इसलिए तेरे पीछे पीछे मेरा भी उस तक पहुंचना मुश्किल नहीं है परमाणु, क्योंकि तेरी एक पावर अभी भी मेरे कब्ज़े में है। और उस पावर की मदद से मैं न सिर्फ तुझ तक पहुंचूंगा बल्कि इसका इंतज़ाम भी करूंगा कि जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मुझे वहां तबाही नाचती नजर आए। परमाणु की बेल्ट की पावर से संपर्क बनाकर आगे बढ़ता प्रोग्रामर अपने सुपर कंप्यूटर के स्विचों से छेड़छाड़ भी कर रहा था, और उसकी वह छेड़छाड़ यहाँ एक नया गुल खिलाने जा रही थी। उफ, शुक्र है तुमने मुझे समय पर ट्रांसमिट कर लिया प्रभु। अरे ये तुम्हें क्या हो रहा है था? जवाब ऐसे मिलेगा परमाणु की इसकी उम्मीद हरगिज न थी। अरे प्रोबोट, ये तुम्हें क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो तुम? रुको! फड़ाक! मैं कहता हूँ रुको! ओह! परमाणु को जल्दी पता चल गया कि प्रोबोट को रोकना आसान नहीं है। यह पल प्रतिपल हिंसक रूप धारण करता जा रहा है, लेकिन अचानक यह ऐसा क्यों करने लगा? प्रोफेसर मामा ने तो इसमें ऐसा प्रोग्राम नहीं डाला होगा, फिर अचानक क्या हुआ? ये एक रखवाले से विध्वंसक कैसे बन गया? माजरा क्या है? टीवी स्क्रीन पर नजर पड़ते ही परमाणु के सामने सारा माजरा शीशे की तरह साफ होता चला गया। पड़ाक! ओ नो! प्रोग्रामर, इसे तो मैं भूल ही गया था। रोबोट के एकाएक विध्वंसक हो जाने में ज़रूर इसका ही हाथ है, लेकिन वह इन स्क्रीनों पर कैसे नजर आ रहा है? बिच्छू से रेंगने लगे परमाणु के तन बदन में। ओह, इन स्क्रीनों पर प्रोग्रामर के नज़र आने का तो एक ही मतलब है, वह इस गुप्त लैब की तरफ बढ़ रहा है। बिच्छू से रेंगने लगे परमाणु के तन बदन में। प्रोग्रामर अगर लैब तक पहुंच गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। जब वह इतनी दूर रहकर अपने सुपर कंप्यूटर से इस लैब को इतनी तबाही मचा रहा है तो यहाँ पहुंचकर तो वह तूफान खड़ा कर देगा। यहाँ के एक एक यंत्र को वो अपने कब्जे में ले लेगा, और अगर वह ऐसा करने में सफल हो गया तो ना ये लैब बचेगी और ना मैं। उसे यहाँ तक पहुँचने में रोकना होगा, लेकिन कैसे? कैसे रोक पाऊँगा मैं उसे? अपने और अपनी लैब को बचाने के लिए आखिरी रास्ता ढूंढने में जुटे परमाणु के मस्तिष्क ने जल्दी एक रास्ता खोज निकाला। उसके सुपर कंप्यूटर में यह खूबी है कि वे किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में इंटर होकर उस प्रोग्राम को अपने इशारे पर नचा सकता है। अगर मेरा सोचना सही है तो उसकी वही खूबी उसकी कमज़ोरी बन सकती है, लेकिन जो सोचा है उसे करने से पहले मुझे रोबोट को रोकना होगा, जो प्रोग्रामर के इशारे पर पूरी लैब को कबाड़ कर बनाने पर तुला हुआ है। और ऐसा करने के लिए मुझे रोबोट की यह पावर बैटरी निकालनी होगी जो उसे पावर देती है। पावर बैटरी निकालकर रोबोट को बेजान करने के बाद परमाणु अपने एक और दुश्मन को धराशायी करने के लिए एक ऐसे प्रयास में जुट गया जिसकी सफलता वक्त और भाग्य के धुनलके में छिपी थी, जबकि प्रोग्रामर की सफलता उसके एकदम सामने थी। बीप बीप, सुपर कंप्यूटर बता रहा है कि मैं अब परमाणु के बैकअप यूनिट के बहुत नज़दीक आ गया हूँ। अब कुछ ही देर लगेगी मुझे उसे ढूंढकर उस तक पहुँचने में। मुझ तक पहुँचने की जहमत उठाने की ज़रूरत नहीं है प्रोग्रामर, मैं खुद ही तेरे पास चलकर आ गया हूँ। था तू मेरे पास खुद चलकर तो आया परमाणु, लेकिन खुद चलकर वापस जाएगा नहीं। 4 आदमी कंधे पर ले जाएंगे तुझे, क्योंकि मैं अपने सुपर कंप्यूटर के उस सेक्शन को ठीक कर चुका हूँ जो एक बार फिर तेरी उस बैकअप पावर पर अपना कब्जा जमा लेगा जिसके बल पर तू इतना उछल रहा है। और इस बार तुझे पहले की तरह अपनी उस बैकअप पावर को मुझसे मुक्त कराने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तुझे मौत देने के लिए मैं तुझे भेज रहा हूँ उस ट्रांसफार्मर की तरफ जिसमें 44,000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। परमाणु की पावरों पर कब्जा करके उसे एक बार फिर मौत के जबड़े की तरफ भेजकर शैतान की तरह ठहाका लगा कर हंसा प्रोग्रामर। हा 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 हा, तुझे मौत के सामने छोड़कर चले जाने की गलती इस बार नहीं करूँगा मैं। इस बार मैं तब तक तुझ पर अपना कंट्रोल रखूँगा जब तक तेरी लाश नहीं देख लूँगा। अरे ये क्या हुआ? परमाणु से एकाएक मेरा कंट्रोल कैसे हट गया? और ये मेरे सुपर कंप्यूटर को क्या हो रहा है? हैरत के सागर में डूबता प्रोग्रामर उस समय तो उछल ही पड़ा जब सुपर कंप्यूटर बंद हो गया। उफ, कैसे हुआ ऐसे? बड़े अफसोस की बात है, एक कंप्यूटर विशेषज्ञ ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा है, जबकि वह आसानी से यह जान सकता है कि उसके कंप्यूटर में वायरस लग चुका है। ओह नो! वायरस प्रोग्राम? लेकिन ये मेरे कंप्यूटर में कहाँ से आया? मेरी उस बैकअप पावर के ज़रिए जिस पर तूने अपने सुपर कंप्यूटर से कब्जा कर लिया था। लेकिन अपनी सफलता के नशे में चूर तू ये ना देख सका कि इस बार उस पावर में वायरस प्रोग्राम भी शामिल है जिसे मैंने अपनी लैब में भरा था। तुझसे निपटने का यही एक तरीका था और मैं ऐसा करने में सफल हो चुका हूँ। दुनिया भर के कंप्यूटर को तेरी उंगलियों पर नचाने वाला तेरा सुपर कंप्यूटर अब टीन का डिब्बा बन चुका है प्रोग्रामर। इसी के साथ तेरा खेल खत्म हो गया है।
इसलिए अब तू काला पानी जेल का कैदी बनने के लिए तैयार हो जा। अब ना प्रोफेसर प्रोग्रामर संभल पाया और ना परमाणु ने उसे संभलने का मौका दिया। धड़ाक! तेरे होशों की तरह तेरा ये सुपर कंप्यूटर भी तेरा साथ छोड़ दे तो अच्छा है। अब प्रोग्रामर बनने वाले इस नकाब को भी छोड़कर अपनी असली सूरत दिखा दे। प्रोग्रामर का नकाब झपटते ही परमाणु ऐसे चौंका मानो उसने जलते अंगारों को छू लिया हो। ओ नो! प्रोफेसर अनिल चोपड़ा, मैं सोच भी नहीं सकता था प्रोग्रामर के नकाब के पीछे मुझे ये चेहरा देखने को मिलेगा। इस चेहरे को काला पानी जेल पहुंचाने से पहले मुझे कहीं और लेकर जाना है, और ये काम परमाणु नहीं इंस्पेक्टर विनय करेगा। परमाणु जल्दी इंस्पेक्टर विनय के रूप में आदर्श नगर के एक घर में नजर आ रहा था। हेलो विशु। अरे इंस्पेक्टर अंकल, आप यहाँ कैसे आए? अपना वादा निभाने। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवाऊंगा। ये रहे तुम्हारे पापा। पापा? अनिल? अपने पापा के हाथ में हथकड़ी देख आश्चर्य से भर गई मासूम विशु की नन्ही आंखें। ये पापा के हाथ में क्या है इंस्पेक्टर अंकल? हथकड़ियाँ कानून की वे जंजीरें हैं विशु, जो अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए उनके हाथों में डाली जाती है। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे पापा अच्छे हैं, वे अपराधी नहीं हो सकते। उतारिए मेरे पापा के हाथों से ये हथकड़ियाँ। अपने पापा के हाथ में कानून की इन जंजीरों को पड़ा ही रहने दे मेरे बच्चे, क्योंकि तेरे अच्छे पापा सचमुच अपराधी हैं, और तेरे पापा को अपराधी बनाने वाले वे दौलत और सफलता के भूखे भेड़िए जिनका नाम प्रोफेसर गात्रे, वसीम अकरम और प्रोफेसर दतोड़े है। इंडियन आर्मी रिसर्च सेंटर में मुझसे ऊंचे पद पर तैनात थे वे तीनों। उन तीनों के असिस्टेंट के रूप में काम किया करता था मैं, लेकिन उनका असिस्टेंट होने के बावजूद भी मैं उनसे कहीं ऊपर पहुंचने के प्रयास में रात दिन जुटा रहता था। मेरी कड़ी मेहनत आखिर एक दिन रंग लाई, जब मैं अपने कंप्यूटर ज्ञान की बदौलत पूरी तरह कंप्यूटराइज टैंक, ऑटो टाइप फाइटर प्लेन और सैटेलाइट की मदद से दुश्मनों के घातक लेज़र हमले को उन्हीं की तरफ मोड़ देने वाली मशीन के मॉडल बनाने में सफल हो गया। मेरे उन मॉडलों से हमारी रक्षा प्रौद्योगिकी में क्रांति लाने वाले आविष्कारों का निर्माण करना मुश्किल नहीं था। अपने उन आविष्कारों की बदौलत मैं रातों रात सारी दुनिया में प्रसिद्ध होने वाला था, और ऐसा हो भी जाता अगर मैंने अपना फ़र्ज़ निभाते हुए अपने उन सीनियरों को सारी कार प्रणाली न बता दी होती, जो इंसान के रूप में शैतान थे। इन तीनों चीज़ों का आविष्कार तू नहीं, हम करेंगे। मेरे शरीर को घावों से भरकर उन्होंने मुझे दूर जंगल में फेंक दिया, लेकिन भगवान को शायद मेरी मौत मंजूर नहीं थी। तभी तो उन शैतानों की लाख कोशिश के बावजूद उसने न सिर्फ मुझे ज़िंदगी बख्श दी, बल्कि मेरी ज़िंदगी बचाने वाले कुछ फरिश्ते भी भेज दिए थे, उन बंजारों के रूप में जो अपने काफ़िले के साथ वहाँ से गुजरे जहाँ मैं पड़ा था। वे मुझे उठाकर ले गए। उनकी महीनों की तीमारदारी के बाद मैं ठीक हो गया, और तब मैंने फ़ैसला किया कि मैं उन तीनों शैतानों को उनकी करने की सज़ा देने के लिए प्रोग्रामर बनूंगा, और उनको उन्हीं आविष्कारों से ख़त्म करूंगा जिनके लिए उन्होंने मेरी ज़िंदगी छीन लेनी चाहिए थी। इस तरह तेरे पापा अपराधी बन गया बेटा, लेकिन तू चिंता न कर, जेल की कोठरी की कालिक तेरे पापा को फिर अच्छा बना देगी। चलो इंस्पेक्टर। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक गुलाम में। तब तक के लिए धन्यवाद।